इतने मार्क्स आए थे मेरे प्री बोर्ड से, और 68% आने के बाद मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं किस मुंह से, किस फेस लेकर के, क्या बातें लेकर के, क्या एक्सक्यूज लेकर के पापा के सामने था। सच बता रहा हूँ यार, उस दिन शर्म के बारे पापा के सामने तक नहीं जा पाया। बट जब मैंने समझा कि क्लास 10 है किस चीज का नाम, करना क्या है यहाँ पे, क्यों लोग एनसीईआरटी को बाइबल बोलते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, एक टीचर, एक लेक्चर, एक स्ट्रेटजी, एक बुक और मल्टीपल रिवीजन्स, और क्यों लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर इज द गॉड ऑफ क्लास 10। ये सब तब समझ में आया जब फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आए 94%। एंड वो अगले दिन जब पापा न्यूज़पेपर कटिंग लेकर के आए प्यार से, प्राउड स्माइल के साथ, तब समझ में आया कि क्लास 10 सिर्फ इन मार्क्स और इन चीज़ों के अराउंड नहीं घूमती है। क्लास 10 हम इंडियन पेरेंट्स का इमोशन है। हमारे जब पापा मम्मी देखते हैं कि उनका बच्चा 10th में 12th में न्यूज़पेपर की फोटोज़ में आ रहा है ना, जो वो हर साल दूसरे बच्चों को देखते हैं, उन्हें वो फीलिंग होती है जो फीलिंग आज तक कभी नहीं है, और तुम्हारी वजह से होती है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी फीलिंग है कि क्लास 10 हमारे लिए, हम सब स्टूडेंट्स के लिए पहला मौका है जिंदगी में जब हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में, आज की इस स्टोरी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक्चुअली कैसे कर सकते हो बिना किसी बकवास, बिना किसी कट के। पूरी रॉ वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखो। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक। बट आज मैं तुम्हारा भैया, एजुकेटर, टीचर, लेक्चरर, ये सब नहीं, असली दोस्त बन के आया हूँ यार। क्योंकि मैं तुम्हें सच में बताना चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी वही, मान लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अरे मान लो हुई। अब जब मैं तुम्हारे जैसा था, क्लास 10th में था, जब मेरा एडमिशन हुआ अप्रैल में, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था ना कि स्कूल में तो एडमिशन हो गया, बट सारे लोग कोचिंग्स में एडमिशन ले रहे थे। कई लोग स्कूल के ही टीचर्स की कोचिंग में जा रहे थे, यानी होते हैं ना कई स्कूल के टीचर्स जो शाम में कोचिंग में पढ़ाते हैं, कई लोग अलग अलग कोचिंग्स में जा रहे थे। ऑफलाइन कोचिंग्स का ट्रेंड था। बट जब मैंने फीस पता करा तो यार लिटरली कसम से रोना आ गया भाई। 1800 रुपये, 1800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट वो चार्ज कर रहे थे फॉर क्लास 10th। यानी 3 सब्जेक्ट्स भी अगर पढ़ने हैं ना, सोशल साइंस मैथ्स, तो 5400 पर मंथ हमारे लिए ये इम्पॉसिबल था। मेरी यार फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। किसी तरह हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ था। मैं प्रयागराज से हूँ, कई लोग जानते भी होंगे मैं कौन से स्कूल से हूँ। तो वहाँ पर एडमिशन किसी तरह हुआ। मैंने दिल में भी ये ठान ली कि भाई ठीक है, स्कूल्स इनफ है, साथ में मैं थोड़ी हेल्प लूँगा कुछ बुक्स की, यूट्यूब की। बट जब बुक्स पता करने गया, जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल में गया, सारे बच्चे ऐसे बैग से निकाल रहे हैं, कोई मोटी मोटी बुक्स निकाल रहा है, कोई भारी भयंकर बुक्स निकाल रहा है। कुछ कुछ बच्चे तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में तभी से एडमिशन ले लेते फॉर फाउंडेशन कोर्सेज, वो वहाँ की मॉड्यूल्स निकाल रहे हैं। मेरा दिमाग ही नहीं गया कि भाई मैं जिस रेस में दौड़ रहा हूँ, ये तो रेस ही बहुत अजीब तरीके से शुरू की गई है। ये बच्चे तो मुझसे बहुत आगे खड़े हैं और मैं बहुत पीछे। बट उस दिन समझ में आया कि यार तुम्हें एक असली मेंटोर की ज़रूरत है क्लास 10th में स्पेसिफिकली अगर अच्छा करना है, क्योंकि 10th हमारा पहला ऐसा एग्ज़ाम है जो हम नेशनल लेवल पे देते हैं। जब मुझे वो भैया मिले, एक भैया सीनियर थे मेरे पड़ोसी, प्रियांशु भैया नाम था उनका। अब उन्होंने बताया यार जो भी तू चीज़ें देख रहा है सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक चीज़ याद रखना कि क्लास 10th का पूरा पेपर आएगा 2 जगह से, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पेपर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पेपर। ये 2 चीज़ों पर पकड़ करके रखनी है अपनी पूरी ग्रिप। बट भैया आप बताओ कि यार आर.डी. शर्मा क्यों बोल रहे हैं मेरे स्कूल में सारे लोग? ये सवाल मेरा उनसे था उस टाइम पे, जैसे आज तुम मुझसे पूछते हो कि आर.डी. शर्मा इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। तो उन्होंने मुझे अपनी खुद की आर.डी. शर्मा दी, वो आज भी मेरे पास रखी है और मैं ले करके बैठा हूँ। ये मोटी सी किताब अब तो बहुत पतली आने लग गई है, उस टाइम पर इतनी मोटी थी जितनी MBBS की किताबें होती हैं। अब ये किताब देख करके मैं डर गया उनकी। मैंने बोला भैया इसमें तो बहुत सवाल है, कैसे करूँगा। उन्होंने बोला बस एक काम करना, जिस चैप्टर को एनसीईआरटी से कर लेना, उसके बाद इसके सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल लगा लेना, इतना इनफ होगा तुम्हारे लिए। अब मैंने बोला ठीक है, और मैंने उनको फॉलो किया। मैंने ये करना शुरू किया। शुरू के चैप्टर्स में जो क्लास 10th होते हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये सारे चैप्टर्स में किया मैंने। अब मुझे मजा आने लग गया क्योंकि पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर्स में इस किताब के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। अब उसका लेवल भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो मज़ा आने लग गया। मैंने सीखा कि कोई भी क्वेश्चन अगर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहले इजी वाले करो, फिर थोड़े डिफिकल्ट, और फिर लास्ट में कॉम्पिटेंसी या प्रीवियस ईयर वाले करो। शुरू में करोगे तो डिसअपॉइंटेड ही रहोगे, जैसे तुम में से कई लोग अभी होगी। अब होता क्या है, आ जाता है हमारा समर वेकेशन, और समर वेकेशन इज द रिलैक्सिंग टाइम। सारे लोग रिलैक्स मोड में आ चुके थे, मैं भी। और मैंने जो टारगेट बनाया था कि मैं ये पढ़ लूँगा वो पढ़ लूँगा, कुछ नहीं पढ़ा। गंदी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट किया, दिन भर बैठा रहा। कभी
पूरे टाइम क्रिकेट खेला तो कभी शाम में बैडमिंटन, और कुछ भी नहीं किया। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि जब स्कूल खुलते ही PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 आते हैं तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सब में 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर्स आ रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब इसके लिए मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा। जल्दीबाजी में दिक्कत ये हुई कि मैंने RD शर्मा को बिल्कुल साइड कर दिया, क्योंकि पहले का में मैं खा रहा था। अब जब एग्जाम पास आ गए तो NCERT पे फोकस्ड हो गया। फिर मैंने क्या किया कि सोशल साइंस में मैंने सिर्फ ऊपर से अपने दोस्त की एक बुक थी एग्जाम आइडिया, तो हाँ एग्जाम आइडिया से सिर्फ ऊपर से फ्लो चार्ट देख लिए और एग्जाम देने चला गया। अब होता क्या है, बकवास मार्क्स, इतने बकवास मार्क्स जो मेरे आज तक नहीं आए थे। ये देख करके मुझे मालूम पड़ा कि भाई अब मैं करूं क्या, मैं जाऊं कहाँ, ना मेरी कोचिंग है, ना मेरे टीचर्स इतने हेल्पफुल है, ना मैं ये बात पेरेंट्स से शेयर कर सकता हूँ। और इसलिए ही मुझे समझ में आई कि क्लास 10th में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैं तुम्हारे पास हूँ, उस टाइम पे मेरे पास प्रियांशु भैया थे। मैं फिर से उनके पास गया, पूछा कि भैया ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बोला तुमने अपने रिजल्ट देखे थे हमसे, मैथ्स में ही सबसे कम नंबर है, क्योंकि मैथ्स में RD शर्मा छोड़ दी थी। मैंने बोला सारा RD शर्मा के सिर्फ 100 एग्जाम्पल्स कर, उतना भी नहीं किया। उन्होंने पता है क्यों बोला था, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ढेर सारे करते हो तो सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाती है। लिटरली सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे सारे मार्क्स कटे थे। करने तो मुझे आते थे वो क्वेश्चन, बट सिली मिस्टेक्स वर द मेजर रीजन। साइंस में तो कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी, और सोशल साइंस में दिक्कत ये थी कि मुझे डेप्थ में पढ़ना था। मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट देखे ऊपर से, और अगर मैं डिटेल में पढ़ा होता तो मुझे डेट्स मालूम होती, इवेंट मालूम होते, इंपॉर्टेंट लोगों के नाम मालूम होते, और स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है ये मालूम था। अब अपनी गलतियों को भूलते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। जब जुलाई में मेरा 2 जुलाई को बर्थडे होता है, बर्थडे बनाया, उसके बाद स्कूल खुला और स्कूल हम गए, मज़ा आया, नए नए दोस्त बने। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि भाई कोई किस तरीके से पढ़ रहा है, कोई कितना डिस्ट्रैक्टेड है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने ये चीज़ जानी कि भाई क्लास 10th के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ को सेग्रीगेट रखो, अलग रखो, जो कि इस छोटी सी उम्र में करना बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए मुझे आगे बड़ा लॉस हुआ, बताऊंगा अभी। देखो, जब हाफ ईयरली का एग्जाम आता है ना, तब सबको लगता है कि अब पढ़ना स्टार्ट करना है, यानी जब पता चलता है कि सितंबर में हाफ ईयरली का एग्जाम है। अब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी अप्रोच को चेंज कर दूंगा। मैं पहले पढ़ रहा हूँ थ्योरी, फिर क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। पहले मुझे क्वेश्चंस करने होंगे, तब मैं थ्योरी पर ध्यान दूँ उतना, यानी क्वेश्चंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस जो जितना हम थ्योरी को, बुक्स को और लेक्चर्स को देते हैं। अब ये फॉलो करते हुए मैंने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं। तो मैंने एनालाइज किया, अपना आंसर शीट्स देखी, तो उसमें मालूम पड़ा कि मैं वो एक्चुअली नहीं लिख रहा हूँ जो चीज़ चाहिए लोगों को, यानी जो टीचर्स को चाहिए वो नहीं लिख रहा हूँ। मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ कि भाई चाहिए उनको कुछ और, मैं लिख रहा हूँ उसके आसपास की चीज़ें। हमें एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना होगा। अब उसके लिए मैं बहुत सारी कोशिश की। मैंने ये देखो मेरी NCERT पड़ी हुई है, इसका बुरा हाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन इस NCERT को पूरा अच्छे तरीके से मैंने हाईलाइट किया, एक लाइन, एक रिएक्शन याद कर ली, कलर चेंज याद कर लिया, सब कुछ किया सारे सब्जेक्ट्स में बढ़िया तरीके से। बट फिर भी जब लिखने गया, फेयरली का पेपर खराब हुआ। और वही मेरा मेजर पॉइंट था कि भाई हाफ ईयरली बर्बाद हुआ है, प्री बोर्ड्स देख रहा बोले। 2 महीने मुश्किल से मिले थे, नवंबर में हमारे प्री बोर्ड्स थे। अब इस 2 महीने में मैंने क्या किया कि मैंने अपने दोस्त की एक सैम्पल पेपर की बुक वो लगा रहा था, उससे मांगी। भाई मैंने बोला तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं ना क्लास 10th में, मैं भी यही बुक फॉलो करूंगा। बुक ली, उसकी फटाफट सारे क्वेश्चन लगाने शुरू किए। कुछ लगते थे, कुछ नहीं लगते थे, बट हुआ क्या कि जब आपकी सिलेबस पे ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है तो आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे सकते। और दूसरी एक पर्सनल चीज़ जो मैंने कभी शेयर नहीं करी, बट तुम्हें बता रहा हूँ कि आपका जब खुद पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है तो आप लाइफ के किसी भी हिस्से में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बहुत गंदे लेवल की डिस्ट्रैक्शंस में फंस चुका था, क्योंकि यार सबको होता है पहला प्यार, और राधे भैया भी पड़ गया बामन की लड़की के चक्कर में। अब इस चक्कर के चक्कर में हुआ ये कि मेरा प्री बोर्ड्स बहुत बेकार किया। और जब मैं प्री बोर्ड्स की आंसर शीट देखने गया तो लिटरली पूरी आंसर शीट में ऐसे गोल 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 रेड पड़ा हुआ है, अंडरलाइन है और मार्क्स काटे हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा है क्यों काटे हुए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है कि क्लास 10th इज अ एग्जाम वेयर क्वेश्चंस कम फ्रॉम सम पर्टिकुलर टॉपिक्स ओनली, यानी कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। एंड आंसर्स शुड हैव सम पर्टिकुलर कीवर्ड्स। आंसर्स तुम कुछ भी नहीं लिख सकते, अपने से बना के नहीं लिख सकते, जैसा 9th में करते आ रहे थे। 10th में कुछ कीवर्ड्स डालने होंगे, कुछ रिएक्शंस डालने होंगे, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स डालने होंगे, और वो तभी मालूम पड़ेंगे जब तुम करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी जो पहले से सवाल आ चुके हैं, जो पेपर्स आ चुके हैं ना, उन्हें करके जाओ। अब मैंने क्या किया, मैंने खींच करके जल्दी से जल्दी NCERT बुक्स की मदद से अपना सिलेबस कंप्लीट किया टाइमली, और दिसंबर एंड तक सिलेबस होने के बाद न्यू ईयर से
सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करी, वो है पिछले साल के पेपर्स लगाए। बहुत सारे पेपर्स लगाए, बंडल में लेकर किताबें लगाई। अपने दोस्त की लिटरली फोटो कॉपी कराता था मैं सारे प्रीवियस ईयर वाली बुक्स, और उनको लगाता था। अब होता क्या था इससे, मुझे समझ आने लग गया कि भाई 2019 में भी वही आया है, 2018 में भी उसी टॉपिक्स आया है, 17 में भी, 16 में भी, और ये समझना बड़ा ज़रूरी था उस टाइम पे। और जब समझा तो आंसर्स भी सारे सेम ही थे, चाहे 2016 का सेम क्वेश्चन का आंसर हो, चाहे 2019 का, बस थोड़े बहुत ही चेंजेस थे, एग्जाम्पल का एडिशंस था। वो चीज़ें देखने को जब मिली और तब मालूम पड़ा कि भाई करना क्या है। बट तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ये करने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि तुम हो नई जनरेशन के, जहां पर कॉम्पिटेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया सीबीएसई ने, क्योंकि पिछले 3 साल में ही ये इंट्रोडक्शन आया था सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी वाला। यानी पिछले 3 साल के पेपर में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तुम्हारे लिए सिर्फ पिछले 3 साल के ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या करो, उसके बाद सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। अब सुनो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट शीट, क्योंकि जब डेट शीट आती है तो ना पढ़ने वाला बैक बेंचर भी पढ़ने लग जाता है। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट हटाया, मैंने वो डिस्ट्रैक्शंस हटाई, मैंने लोगों से बात करना थोड़ा बंद किया, कम किया, और एक चीज़ पर फोकस किया कि जिस तरह से पापा डिसअपॉइंटेड हुए थे प्री बोर्ड्स के टाइम पे, वो नहीं होने दूंगा बोर्ड। 2 महीने हैं, या तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी चक्कर चल रहे हैं उनको संभाल लूँ, या अपनी प्रोफेशनल या एकेडमिक लाइफ, जो कि मेरी उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट क्लास 10th थी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, उस पर ध्यान दूँ। और वही किया। लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है, बट मैंने जब फोकस किया इधर और जब लगातार दिन रात पढ़ा, डेट शीट के अकॉर्डिंग पढ़ा कि भाई पहले कौन सा सब्जेक्ट है, बाद में कौन सा है, गैप डेज तक मैंने अपना खुद का एक मटेरियल बना लिया था, जिसको मैं बोलता हूँ मैजिक बुक, यानी एक रिवीजन मटेरियल, कि अगर अगले दिन एग्जाम है तो मैं अभी रिवाइज किससे करूंगा, बुक से तो नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बुक है। एक रिवीजन मटेरियल से जो पतली सी हो, कम पेजेस की हो। इसलिए मैंने तुम्हें भी अपने उसी विजन के साथ 99 पेजेस ई बुक दी है, 10th वालों 11th वालों को भी दी है, जिसमें क्या कर सकते हो, जब 99 पेजेस में पूरा 10th रिवाइज कर सकते हो, और 11th वालों के लिए इसी तरीके का मटेरियल 199 पेजेस का है। ये मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, पढ़लेक्चर.com पे ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि इसी वजह से जब मैंने अपना खुद का मटेरियल ऐसा बनाया था, तो मैं अपनी मिस्टेक्स रिवाइज करता था, अपने को खुद से टेस्ट करता था, और जाकर के जब एग्जाम हॉल में बैठा नेक्स्ट डे, तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में कर चुका हूँ, और जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी अपनी उस मैजिक नोटबुक में नोट किया हुआ है। तो अब मैं रेडी हूँ और कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकता हूँ। फिर आता है रिजल्ट का दिन, और रिजल्ट वॉज अमेजिंग। 94% आते हैं। दोपहर के टाइम पे रिजल्ट अनाउंस हुआ था, चेक किया, मज़ा आ गया। नेक्स्ट डे सबसे ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि पापा वेट कर रहे थे न्यूज़पेपर का, और न्यूज़पेपर में जब मेरी फ़ोटो आई, उन्होंने लिटरली कटिंग निकाल करके फ्रेम करवाया है, वो चीज़ ला करके मुझे दिखाया और बोला, यू हैव मेड अस प्राउड। ये प्राउड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे क्लास 10th में, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का पहला स्टेज है जहाँ तुम उनको अपनी मेहनत से प्राउड स्माइल दे सकते हो। कमेंट करना प्राउड स्माइल, नोटिफिकेशन शेयर देना कि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। एंड देन करना क्या है, ज़्यादा पढ़ ले।